Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic of discussion will be actually pharmaceutical technology lab. Lab can actually be performed in the laboratory, but we will actually just discuss what are the parameters, what kind of demonstration or what kind of experimentation is required, and how we can calculate that after performing the experiments. In this view, I have prepared few slides for you for today's lecture. फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी लैब में अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो हमने लास्ट टाइम जो स्टार्ट किया हुआ था वो पहले बल्क करेक्टराइजेशन स्टार्ट की हुई थी एनालिसिस की फॉर्म में। बल्क करेक्टराइजेशन में हमने करेक्टराइज किया उसको फॉर साइज एनालिसिस, फॉर साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, secondly for melting point analysis, similarly for flow properties, for hygroscopicity and other similar type of a test. ये हमने बल्क करेक्टराइजेशन में उसके परफॉर्म किए। फिर हमने नेक्स्ट लैब में स्टार्ट किया था सोलबिलिटी एनालिसिस। सोलबिलिटी एनालिसिस को हमने स्टार्ट किया फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशंस, and then we actually moved to solubility, aqueous solubility analysis by using those buffer solutions. तो आज थोड़ा सा ओवरव्यू भी होगा उसका और फिर हम वो सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट भी करेंगे कि हमने उसको कैलकुलेट कैसे करना था, और सेकेंडली जो इसकी बेस के ऊपर हमने परफॉर्म करना है वो पार्टीशन कोफिशिएंट है। तो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में हमने कहा था कि हमने फाइंड करनी है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और अ सॉल्वेंट, चूजन सॉल्वेंट। तो उससे हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो और हम उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स। कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो पार्ट ऑफ सॉल्वेंट वर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। तो इसके लिए हम करने के लिए हमने बफर्स बनाए। वो बफर्स डिफरेंट पीएच के थे और फिर हमने उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड किया। तो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस को हम एक्चुअली 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हमने ये पहला पोर्शन जो है उसको हम एक्वस सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये हम एक्वस सॉल्युबिलिटी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा डिसोल्यूशन स्टडीज है, तो डिसोल्यूशन हम स्पेसिफिकली परफॉर्म करेंगे जब हम फाइनल फार्मूलेशन बना लेंगे। तो फाइनल फार्मूलेशन तक हम सॉल्युबिलिटी एनालिसिस ऑफ डिसोल्यूशन पैरामीटर वो पोस्टपोन करते हैं। दूसरा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है, तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को हम अल्टरनेटिवली डिटरमिन कर सकते हैं इन विट्रो, जिसको हम पी उसकी पर पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो हम उसका पार्टीशन कोफिशिएंट डिटरमिन कर सकते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट को हम मेम्ब्रेन, एक्चुअली एक जैसे टेस्ट नहीं है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की एबिलिटी बताती है कि कितनी ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, लेकिन पार्टीशन कोफिशिएंट ये बताता है कि उसकी हाइड्रोफिलिसिटी कितनी है और लिपोफिलिसिटी कितनी है। और अगर हम किसी की लिपोफिलिसिटी का आइडिया ले लें तो हम ये बता सकते हैं कि ड्रग कितनी किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। और हाइड्रोफिलिसिटी का आइडिया ले लें तो हम ये बता सकते हैं कि वो कितनी मेम्ब्रेन को लीव करके फिर आगे दूसरे सोल्यूशन में मूव कर सकती है, मींस थ्रू कितनी पास कर सकती है। तो सम अब एक आइडिया मिलता है हमें पार्टीशन कोफिशिएंट से। सबसे पहले फिर हमने स्टार्ट किया, ये प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था लैब में कि हमने बफर्स में सॉल्युबिलिटी डिटरमिन करना शुरू की। तो हमने उसके लिए डिफरेंट बफर्स प्रिपेयर किए। दोज बफर्स वर एक्चुअली विद वेरिंग pH from 1.2 to actually 10 pH. We have actually prepared till 8 pH. Approximately we prepared 5 to 6 buffers, starting with HCl buffer 1.2 pH, similarly phosphate buffer of pH 6.8, 5.4, 6.8, then 7, 7.4 and then 8। इस तरह से हमने कुछ बफर्स प्रिपेयर किए थे। तो वो प्रिपेयर करने के लिए हमने यूएसपी के स्पेसिफिक मेथड यूज किया, तो जिसको मैंने आपके सामने ये एक वेबसाइट की फॉर्म में लिखा है। यहाँ से भी आप ये यूएसपी का वो डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं जो कि बफर है। ये यूएसपी 29 NF24 का HTML पोर्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो यहाँ से खोला जा सकता है। तो उसमें ये सारी डिटेल दी हुई है। तो इस लिंक से हम बफर सॉल्यूशंस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से हम देख के या फिर हम लाइब्रेरी में जाके तो वहां से यूएसपी में से वो वाला पोर्शन रीड करते हैं जिसमें बफर सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। उसमें फिर हम क्या करते थे, हमने बफर प्रिपेयर किए।
तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी बफर्स को प्रिपेयर करना था और फिर उस बफर सॉल्यूशंस की पीएच को मेंटेन करना था कि पीएच वो उसकी मेंटेन रहती है या नहीं, और स्टेटेड पीएच उसकी अचीव भी होती है या नहीं होती। सेकंड, फिर उसको हमने यूज करके सॉल्युबिलिटी एनालिसिस करना है। तो सेकंड सॉल्युबिलिटी एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, हमने डिफरेंट बफर्स प्रिपेयर किए इन वन ग्रुप, और उस ग्रुप ने फिर उसको एक ड्रग एलोकेट की गई, उस ड्रग को उसने उन बफर्स में डिसॉल्व किया। तो हर किसी को ये कहा गया कि 20 ml या 10 ml, दो तरह की कंडीशन बताएगी, किसी एक ग्रुप को 20 ml कहा गया और दूसरे ग्रुप को 10 ml बफर को यूज करने का कहा गया। तो उसमें हमने ड्रग को डिसॉल्व करना है। तो हमने एक्चुअली प्रोसीजर ये होता है कि आप एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी फर्स्ट वे कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप 0.2 ग्राम वे कर लें क्वांटिटी को ड्रग की, और उसको हम 20 ml या 10 ml जितना हमने पोर्शन ऑफ बफर सेलेक्ट किया हुआ है उसमें डिसॉल्व कर लें। अगर तो वो डिसॉल्व हो गई है तो हम प्रोसीड करें, देन अगेन 0.2 ग्राम ड्रग यानी कि 200 मिलीग्राम की बात की जा रही है, वो उसमें डिसॉल्व करें अनटिल के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो ये हम पहले ही पोर्शंस वे कर लेंगे 0.2 ग्राम के, और फिर हम पहले एक पोर्शन से स्टार्ट करेंगे अनटिल कि हम ये देख लें कि उसमें विजिबल कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो कि अब सॉल्युबल नहीं है या वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट जिसके ऊपर ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है और अब वो डिस्पर्स रहती है उसमें, या सेडिमेंट करने लग जाती है, क्रीम करने लग जाती है, तो ये सैचुरेटेड पॉइंट कहलाता है। सैचुरेटेड पॉइंट जब आ जाता है तो उस वक्त हम उसको फिल्टर करते हैं। हम उसको फिल्टर करके वाटमैन फिल्टर यूज करें आप 0.45 माइक्रोमीटर पोर साइज का, या फिर आप एक सिंपल फिल्टर पेपर यूज करें जो लेबोरेटरी फिल्टर पेपर होता है, तो उसमें से आप इसको फिल्टर कर लें ताकि आप सिर्फ फिल्ट्रेट में सॉल्वेंट अचीव कर लें या सोल्यूशन अचीव कर लें जो कि आपकी ड्रग और सॉल्वेंट का होगा। उसको फिर हमने इवेपोरेट किया बाय एडिंग इन अ चाइना डिश। चाइना डिश जो कि पहले से प्री वेड थी, उसमें हमने ये 20 ml सॉल्वेंट डाला और फिर हमने इसको इवेपोरेट किया, सो दैट कि उसमें से जो डिसॉल्व्ड पोर्शन है ड्रग का वो पीछे रह जाए, लेफ्ट बिहाइंड हो जाए, और बाकी सॉल्वेंट इवेपोरेट कर दे। तो जो फिर डिसॉल्व्ड पोर्शन वहां पे लेफ्ट बच जाता है उसको हमने वे किया। तो इसको वे करने के बाद फिर हमने उसमें से अकॉर्डिंग टू यूएसबी डेफिनेशंस जो हैं पार्ट्स सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर हमने उसको कैलकुलेट किया। तो उस कैलकुलेट करने के लिए हमने ये कैलकुलेट किया एक्चुअली कि 1 पार्ट ऑफ सल्यूट जो है, दैट मींस 1 ग्राम ऑफ अ सल्यूट जो है वो कितना सॉल्वेंट रिक्वायर करता है टू डिसॉल्व। तो उसके लिए हमने जब फाइंड कर लिया था, फॉर एग्जांपल हमने फाइंड कर लिया था कोई भी एक मटेरियल जिसको हमने डिसॉल्व किया, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन ड्रग थी, हमने उसको डिसॉल्व किया HCl के बफर के अंदर। तो वो जब हमने उसको इवेपोरेट किया, इवेपोरेट करने के बाद हमने जो सॉलिड ड्रग फाइंड की वो उसमें जस्ट फॉर एग्जांपल 1 ग्राम आ गई है। 1 ग्राम ड्रग जो है वो डिसॉल्व हुई है पर 20 ml। तो फिर अब हम ये 1 ग्राम जो है ये उसका 1 पार्ट कहलाएगा। अगर ये 1 ग्राम से ज्यादा या 1 ग्राम से कम हुई है तो इसको हम 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ग्राम पार्ट के लिए कितना हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितना डिवाइड करना पड़ता है। द सेम फैक्टर जो है वो हम सॉल्वेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 से ज्यादा हो गई है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1 तक आने के लिए, तो उतना ही फैक्टर हम उधर सॉल्वेंट के साथ भी डिवाइड कर दें। और अगर ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू रीच टू 1 ग्राम पार्ट जो कि एक पार्ट कहलाएगा, उतना ही फैक्टर हम सॉल्वेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि 1 पार्ट इधर से इस तरह अचीव हो रहा है तो उधर से 1 पार्ट के लिए कितने पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जब हम ये कर लेंगे तो हम इस स्केल के अकॉर्डिंग उसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेंगे। सॉल्युबिलिटी में हमने कहा था कि अगर एक ड्रग जो कि जिसको डिसॉल्व करने के लिए लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, यानी कि 1 ml में अगर एक पार्ट डिसॉल्व हो जाता है आपकी ड्रग का तो वो वेरी सॉल्युबल कहलाती है। फिर अगर 1 से 10 पार्ट्स चाहिए होते हैं यानी कि 10 ml तक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो वो फ्रीली सॉल्युबल कहलाता है। अगर 30 ml तक वो डिसॉल्व होता है तो वो सॉल्युबल कहलाता है। और अगर 100 ml तक डिसॉल्व होता है तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल। सिमिलरली 1000 ml तक डिसॉल्व होता है तो स्लाइटली सॉल्युबल, एंड 10,000 तक होता है तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। इसके बाद फिर अगर वो 10,000 ml में यानी कि 10 लीटर में भी 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता तो फिर वो इनसॉल्युबल कहलाता है।
तो इस बेस के ऊपर फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी में क्या ये सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ये हम डिफाइन करते हैं। सेकंड, ये हमने प्रीवियसली कुछ किया था, किसी एक ग्रुप का शायद ये नहीं भी होगा, लेकिन ज़्यादातर का ये वाला मेथड प्रोसीड हमने कर लिया था। अच्छा, ये बेसिस इसलिए थी ताकि हमें ये वाला मेथड समझ आए जो कि आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। तो दूसरा मेथड जो है हमारा सॉल्युबिलिटी एनालिसिस का, वो पार्टीशन कोएफिशिएंट है। पार्टीशन कोएफिशिएंट हम कहते हैं ये लॉग पी की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्चुअली ये रेशो है ऑयल फेज और ड्रग की कंसंट्रेशन इन एन ऑयल या ऑर्गेनिक फेज टू द ड्रग कंसंट्रेशन इन एन एक्वस फेज। अगर हम इसको रेशो में ले लें तो हमें एक पी वैल्यू, पार्टीशनिंग वैल्यू मिलती है। कोएफिशिएंट जो है वो फिर पार्टीशनिंग वैल्यू से नहीं, वो उसके log 10 वैल्यू से लिखा जाता है। तो वो log p वैल्यू से लिखा जाता है, log p कैलकुलेट करनी होती है। तो इट मींस हमें ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए पार्टीशन कोएफिशिएंट, एक हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है और एक हमें एक्वस सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। तो हमने जो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस किया है, एक्चुअली वो हमने एक्वस सॉल्युबिलिटी एनालिसिस किया है। तो हम एक्वस सॉल्वेंट वो वाला लेंगे जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, या सेकेंडली हम हर तरह का एक्वस सॉल्वेंट लेंगे पीएच का, ताकि हमें पता लगे कि वो जब ओरली एडमिनिस्टर कर दी जाएगी तो किस पार्ट के अंदर जाके मैक्सिमली सॉल्युबल होती है, और फिर वहां पे अगर उसके अब्जॉर्प्शन साइट है तो वो किस सॉल्वेंट से कितनी पार्टीशन कर सकती है टुवर्ड्स अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन में उसने पास करना है। तो इसलिए मोस्ट प्रेफरेबली तो हर एक तरह का एक्वस सॉल्वेंट के साथ की जाती है, लेकिन ज्यादातर हम फिर चूज करते हैं वो वाला एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट है और उसकी पीएच है, तो वो वाला एक्वस सॉल्वेंट जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है अकॉर्डिंग टू ड्रग्स सॉल्युबिलिटी इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ज्यादातर कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिनमें ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो ऑक्टानॉल है, 1 ऑक्टानॉल जिसको कहते हैं। अगर ऑक्टानॉल अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म को कंसीडर किया जाता है, तो फिर क्लोरोफॉर्म ली जाती है। तो ये कुछ दो स्टैंडर्ड किस्म के हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। अगर फिर नहीं होता तो डाइक्लोरोमीथेन ली जाती है या एसीटोन ली जाती है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर हम उसको ब्यूटानोल या प्रोपेरानोलोल इनकी तरफ आते हैं, यहाँ पे हम इनको लेते हैं। लेकिन कॉमनली फिर हम ऑक्टानोल की तरफ जाते हैं, ऑक्टानोल हो या फिर क्लोरोफॉर्म हो हमारे पास। तो अब हमने पार्टीशन कोएफिशिएंट में एक फ्लास्क यूज करनी है, जिस फ्लास्क को हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। ये फनल की तरह की होती है, यानी कि ऊपर से ये वाइडर होती है, एक माउथ होता है, माउथ से नीचे एक वाइडर ट्यूब होती है, फिर ये नैरो डाउन होती जाती है, जिस तरह से हमारी फनल नैरो डाउन होती जाती है, और इसके नीचे एक स्टॉपर लगा होता है जिससे आप उसमें से वॉल्यूम विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक सेपरेटिंग फनल ले लेते हैं, उसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज करते हैं, एक हम एक्वस सॉल्वेंट चूज करते हैं। तो हम किसी एक सॉल्वेंट में ड्रग को डिसॉल्व कर लेते हैं, एंड यूजुअली वी एक्चुअली डिसॉल्व इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम ड्रग को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं, और यूनिफॉर्म वॉल्यूम आपने चूज करना है, सेम वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज करना है जितना जो वॉल्यूम आप एक्वस सॉल्वेंट का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 10 ml है, हमने अगर 10 ml पे टोटल 20 ml हो जाएगा जी। तो हमने 10 ml ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, 1 ऑक्टानॉल, उसमें हमने ड्रग को ऐड किया और हमने स्टर किया, और स्टर करके हमने उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, होमोजीनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। ये कोई एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ ड्रग ही हम डालते हैं जो कि हमने सॉल्यूशन बनाना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमने 1 पार्ट ऐड किया है एक्चुअली, या हमने उसका 10th ऑफ 1 पार्ट ऐड किया, 1 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम, इतना हमने उसमें ऐड किया, और उसको हमने डिसॉल्व किया है 10 ml ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये हमारे पास एक सोल्यूशन हो गया। सेकंड, हमने लिया 10 ml ऑफ वाटर एक्वा सोल्यूशन जो कि बफर था हमारे पास, तो हमने बफर सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो वाला बफर हमने ले लिया। तो अब हमने ये दोनों 10 ml वो ऑर्गेनिक और 10 ml एक्वस हमने सेपरेटिंग फनल के अंदर ऐड कर दिए। अब सेपरेटिंग फनल को हमने ओकेजनली शेक करना है, यानी कि हमने उसको शेक करते रहना है ताकि वो इमल्शन की तरह बन जाए, एक्वस और ऑयल जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एक दूसरे में डिस्पर्स हो, तो वो कांटेक्ट करें
एट द इंटरफेस, और इंटरफेस से कांटेक्ट करने से उनमें जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वो अगर वाटर के साथ ज्यादा है या वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ज्यादा है तो उसकी तरफ को वो पार्टीशन करे फ्रॉम दैट सॉल्यूशन टू द सेकंड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट अगर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उस वक्त फिर वो पार्टीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तकरीबन प्रोसेस जो पार्टीशनिंग का होता है वो 24 आवर्स रिक्वायर करता है। तो नॉर्मली अगर हम शेकिंग को थोड़ा सा विगरस कर दें तो हम ये थोड़े टाइम में भी अचीव कर सकते हैं। तो आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको शेक करें फॉर 2 आवर्स तो आप फिर भी ये अचीव कर लेंगे पार्टीशनिंग। और उसके बाद फिर आप इसको सेपरेशन के लिए रख देंगे, यानी कि आप इसको फिर थोड़े टाइम के लिए हाफ एन आवर टू 1 आवर स्टे देंगे। एक्चुअली 24 आवर्स में आप इंटरमिटेंट शेकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आफ्टर 24 आवर्स आपने शेकिंग नहीं देनी तो वो जो टाइम गुजरा होता है तकरीबन आधा घंटा जिसमें आपने शेक नहीं किया तो वो उतनी देर में दोनों लेयर्स सेपरेट हुई हुई होती हैं। तो आप सुपरनेटेंट लेयर को फ्रॉम बॉटम लेयर सेपरेट कर देते हैं उस नीचे लगी हुई टैब से। आप टैब से नीचे वाला सॉल्वेंट उसमें से निकाल लेंगे और ऊपर वाला सॉल्वेंट रहने देंगे, यानी कि जब सारा नीचे वाला निकल जाएगा तो आप टैब बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप दोनों लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो लेसर है देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो नीचे वाली लेयर जो है वो वाटर की होगी और ऊपर वाली लेयर जो होगी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की होगी। आप नीचे से रिमूव कर रहे हैं तो आप एक्वस लेयर पहले निकालेंगे, उसके बाद आप ऑर्गेनिक लेयर निकालेंगे। तो हमने दोनों लेयर्स को एक्चुअली फनल में से निकाल लिया और सेपरेट कर लिया। अब हमने इन दोनों लेयर्स में ड्रग की क्वांटिटी चेक करनी है, हाउ मच ड्रग जो है वो प्रेजेंट है इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड हाउ मच ड्रग इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्वेंट। इसको फिर हमने डिटरमिन करना है बाय यूजिंग अ एनालिटिकल टेक्निक, जिसमें से एक सबसे कॉमन एनालिटिकल टेक्निक टाइट्रेशन होती है। फिर उसके बाद जो उससे अथेंटिक टेक्निक आती है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है। फिर उससे ज़रा अथेंटिक जो है वो हमारा HPLC मेथड होता है, तो HPLC करते हैं हम, या फिर उससे भी आगे फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लिंक्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। तो इस तरह से फिर एडवांसमेंट्स में चलते हैं। तो एटलीस्ट कुछ जो हमें बेटर रिजल्ट्स दे सकता है फ्रॉम टाइट्रेशन बेसिस वो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड होता है, और हमारे पास अवेलेबल भी है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हम अब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो कि प्रेजेंट है इन एक्वस फेज और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिक फेज, उसको हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से करेंगे। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि ये जो हमारी ड्रग जो हमने डिसॉल्व की हुई है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और उसको फिर हमने पार्टीशन किया हुआ है विद एक्वस सॉल्वेंट, इस ड्रग की वेवलेंथ कितनी है ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस, जिसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो फार्माकोपिया अगर देख लें, अगर ये ड्रग फार्माकोपियल है और फार्माकोपिया में इसका कोई मेथड ऑफ एनालिसिस एग्जिस्ट करता है तो वो आपको इसकी वेवलेंथ बता देगा, यूवी वेवलेंथ बता देगा। या फिर आप कोई पेपर लिटरेचर सर्च कर लें तो लिटरेचर में जिसने इसको परफॉर्म किया होगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से, वो वहाँ से आप रेफरेंस के तौर पे उसकी वेवलेंथ ले सकते हैं, लैम्डा मैक्स ले सकते हैं। इस लैम्डा मैक्स को हमने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर ऐड करना है और फिर हमने उसकी अब्जॉर्बेंस लेनी है। तो इस काम को करने से पहले हमें एक कैलिब्रेशन कर्व बनाना पड़ेगा। कैलिब्रेशन कर्व या स्टैंडर्ड कर्व कहलाता है वो जिसमें हम किसी दो चीजों की रिलेशनशिप लेते हैं, जब वो रिलेशनशिप लीनियर होता है तो ये कैलिब्रेशन कहलाती है, इसको हम कैलिब्रेट करना कहते हैं। A relationship among two factors, two values, and when that relationship is uniform or gives a value of 1, it will be known as calibration. And if it is in the form of curve, so it will be known as calibration curve. तो हम इसके पहले हम कैलिब्रेशन कर्व परफॉर्म करते हैं। कैलिब्रेशन कर्व क्योंकि दो फैक्टर्स के दरमियान है तो अब हम ये बनाएंगे बिटवीन कंसंट्रेशन एंड अब्जॉर्बेंस। तो इसके लिए हम पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे और हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड है जिसको हम डाइल्यूशन मेथड्स कहते हैं। डाइल्यूशन मेथड से हम डिफरेंट डाइल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग इन अ सॉल्वेंट जिसमें उसकी प्रॉपर सॉल्युबिलिटी एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर सॉल्युबिलिटी वाले सॉल्वेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर वो एक्वा सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है तो हम उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनाते हैं, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद एक्वा सॉल्वेंट, इसमें हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो जो हम सॉलिड ड्रग को अगर ऐड करें किसी एक सॉल्वेंट में
और हम वो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें, वो उसको हम सेंट्रीफ्यूज करें, उसको हम फॉर एग्जाम्पल सोनिकेट करें, या हम उसको किसी एक वॉर्टेक्स मिक्सर के ऊपर मिक्स करें, या उसको हैंड मिक्सिंग करें, तो किसी तरह भी आप मिक्स करें और वो सॉल्यूशन बन जाए। तो ये जो सॉल्यूशन सॉलिड और सॉल्वेंट का कहलाता है, इसको हम स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन कहेंगे या इसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ज़्यादातर कॉमनली यूज्ड वर्ड जो है वो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन होता है, तो हम इसको स्टॉक सॉल्यूशन कहेंगे। बाज़ औक़ात ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहलाता है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर इस तरह स्टॉक सॉल्यूशन से बताऊँगा। तो हम एक स्टॉक सॉल्यूशन पहले बनाएँगे। स्टॉक सॉल्यूशन की कोई एक्सपायरी हुई होती है। यानी कि स्टॉक सॉल्यूशन जो भी सॉलिड ड्रग से बना हुआ होता है, सॉलिड ड्रग को आप सॉल्वेंट में डालें, वो स्टॉक सॉल्यूशन होगा, तो वो एक लेवल तक उसमें हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होंगे और वो डिग्रेड करेगा, तो वो उसकी एक लेवल तक और एक टेम्परेचर में स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद वो डिग्रेड कर देगा। तो आपको इस सॉल्यूशन के ऊपर कोई टैग लगाना होगा जो कि उसकी एक्सपायरी बताएगा, और ये आपने किसी एक टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही स्टोर भी करना होता है, जो कि फिर उतने टाइम तक, जितने टाइम तक वो एक्सपायर नहीं होता, आप उसको फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। एवरी टाइम आपने नई ड्रग के साथ एक सॉल्यूशन नहीं बनाना, इसमें ड्रग की भी वेस्टेज है और टाइम की भी वेस्टेज है। तो स्टॉक सॉल्यूशन को एक एक्सपायरी कैरी करता है, तो आप उसको फ्रिज के अंदर अगर रखें तो आप उसको तकरीबन 1 मंथ के लिए वो यूजेबल होता है, या 7 डेज के लिए यूजेबल होता है, या एटलीस्ट 2 डेज या 3 डेज के लिए यूज होता है। तो आप मल्टीपल एनालिसिस जो उस दिन में या अगले दिन में 3 दिन में करने होते हैं, वो उसी सॉल्यूशन से कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर सबसे पहले हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे। अच्छा जी, अगर एक सॉल्यूशन बनाया जाए जिसमें सॉलिड नहीं ऐड किया गया, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाया गया है, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया गया है, तो वो फिर स्टॉक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। वो किसी तरह से भी फिर स्टॉक सॉल्यूशन नहीं है, वो वर्किंग सॉल्यूशन ही कहलाएगा, और उसकी एक्सपायरी एक दिन नहीं होगी, सेम डे जिस दिन आपने प्रिपेयर किया है, उसको हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ही कह सकते हैं, क्योंकि वो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, और सॉल्वेंट से सॉल्वेंट के अंदर जब भी कोई चीज आती है तो उसकी रेट ऑफ डिग्रेडेशन इंक्रीज कर देता है। तो वो जो काम एक अब महीने में होना था, वो अब एक दिन में हो सकता है, प्रोसीड कर सकता है, इसलिए उसकी एक्सपायरी 1 डे की ही होती है। या अगर वो 3 दिन में ही प्रोसीड करता है तो उसकी एक्सपायरी 2-3 घंटे होगी, तो 2-3 घंटे के अंदर ही आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो कि फिर हम सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा वर्किंग सॉल्यूशन होगा। और ये वर्किंग सॉल्यूशन जो है वो फॉर फ्यू आवर्स और फॉर अ डे यूज किया जा सकता है फॉर एनालिसिस। उससे अगले दिन अगर आपने काम करना है तो आपको ये स्टॉक सॉल्यूशन से दोबारा बनाना पड़ेगा। तो 2 तरह के सॉल्यूशन हो गए, समझ आइए, एक है स्टॉक सॉल्यूशन और एक हो गया वर्किंग सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड ड्रग इनटू अ सॉल्वेंट। Working solution is prepared by dissolving a solvent containing a drug into a solvent which do not contain a drug. Solvent and a solvent mixture is a working solution. तो सबसे पहले हमने ये 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है। एक हमने स्टॉक बनाना है, उसकी कोई कंसंट्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमने 1 ग्राम ड्रग वे की है एक्यूरेटली और उसको हमने 100 ml सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 ग्राम पर 100 ml है। और नॉर्मली हम 1 ml के हिसाब से लिखते हैं या 1 माइक्रोलीटर के हिसाब से कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो अगर मैं इसको 1 ml लिखूं तो ये 10 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन बता रहा है हमें। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10 मिलीग्राम पर ml होगी। अगर मैं 1 ग्राम को 100 ml में जोड़ दूं, तो ये मेरा स्टॉक सॉल्यूशन। इससे मैंने एक वर्किंग सॉल्यूशन बनाया जिसको हमने बनाया, फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने 10 ml लिया स्टॉक सॉल्यूशन में से, और मैंने 100 ml उसको फिर कर दिया, तो ये 10 टाइम और डाइल्यूट हो जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन जो आ जाएगी वो 1 मिलीग्राम पर ml आ जाएगी। तो वर्किंग सॉल्यूशन अब मेरे पास अवेलेबल है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 मिलीग्राम पर ml है। इस वर्किंग सॉल्यूशन को मैंने यूज करना है टू प्रिपेयर डाइल्यूशंस। यहाँ पे एरर के चांसेस कम होते जाते हैं। जब भी आप सॉलिड से सॉल्यूशन को बनाते हैं तो सॉलिड डिस्पर्स करता है सॉल्वेंट के अंदर। नॉर्मली ट्रू सॉल्यूशन जो है उनमें पार्टिकल साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से कम होता है सॉलिड पार्टिकल का डिस्पर्शन में, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जिनका 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है उनको हम कोलाइडल कहते हैं, और जिनका 0.9 तक होता है उनको कोर्सर सॉल्यूशन कहते हैं। तो
अगर ये ट्रू सोल्यूशन भी बना है तो पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं। तो नॉर्मली जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लगाते हैं उसको, तो वो सॉलिड पार्टिकल इंटरेक्ट करता है विद द लाइट सोर्स, जो कि लाइट उसमें से कर रही है। तो लाइट को या ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा या लाइट को डाइफ्रैक्ट कर देगा। तो इस तरह से डाइफ्रैक्शन हो जाएगी या लाइट जो है वो ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वो हमें एक एरर देना शुरू कर देता है। इसलिए जब वो लिक्विड से लिक्विड होता है तो वो और ज्यादा डाइल्यूट होता है, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो वो उसमें पार्टिकल साइज और रिड्यूस हो जाता है। तो उसमें फिर एबिलिटी नहीं होती इतने रिड्यूस पार्टिकल साइज में को लाइट को डाइफ्रैक्ट कर सके या वो ज्यादा अब्जॉर्बेंस दे सके। तो इसलिए फिर हम एक वर्किंग सॉल्यूशन से यूज करेंगे, वर्किंग सॉल्यूशन लेंगे और उससे फिर हम डाइल्यूशंस बनाएंगे। तो डाइल्यूशंस एक्चुअली हम बनाते हैं फ्रॉम लीस्ट कंसंट्रेशन टू अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन। लीस्ट कंसंट्रेशन से मुराद है कि बहुत ही कम कंसंट्रेशन जो कि नैनोग्राम में हो सकती है या माइक्रोग्राम में हो सकती है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन वो जो कि मिलीग्राम में हो सकती है। तो ऐसा हम एक डाइल्यूशन बनाते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि हमारी ड्रग्स कोई नई नहीं है, ये नई ड्रग के लिए मेथड पहले डेवलप करना पड़ता है। तो जो जब हम एक ड्रग को डाइल्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा मेथड है यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो कितने एबिलिटी रखता है लीस्ट सबसे कम कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए, और कितनी एबिलिटी रखता है वो सबसे हायर कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए। तो लोअर से हायर में कितनी देर वो लीनियर रहता है, क्योंकि हम तो लीनियरली देखते हैं, जितने में लीनियर रहेगा उतने में वो रिस्पॉन्स दे सकता है। जब वो लीनियर नहीं रहता तो उस वक्त वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो इस सेंस में हम यूज करेंगे एक डाइल्यूशन को। तो वर्किंग सॉल्यूशन जो है हमारा, वर्किंग सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे टू फॉर्म डाइल्यूशंस। तो नॉर्मली हमें क्योंकि पता होता है एक ड्रग का, तो लीनियर रिस्पांस कितने से कितनी कंसंट्रेशन तक आता है वो भी हमें कुछ आइडिया होता है। तो अगर नहीं है तो हम ज्यादातर बना लेते हैं सॉल्यूशन और फिर हम ये चेक कर लेते हैं, अदरवाइज हम फिर उतने ही सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, सॉलिड जिसमें हमने डाला है लिक्विड के अंदर वो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें सॉलिड और लिक्विड का एक कॉम्बिनेशन है और सॉलिड डिसॉल्व्ड है। तो सॉलिड किसी एक पार्ट में जब आपने शेक नहीं किया उसको, तो वो आपने इसमें सैंपल विड्रॉ कर लिया, तो वो किसी एक पार्ट में ज्यादा हो सकता है और एक जगह पे कम हो सकता है। इस तरह से वो हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन दे सकता है। तो इसको हम डायरेक्ट एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट वर्किंग के लिए यूज नहीं कर सकते। और वैसे ही जिसमें हमने ड्रग डाली होगी सॉलिड, वो हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, तो उसको सेव गार्ड करना ज्यादा जरूरी है। तो उससे हमें कोई एक वर्किंग सोल्यूशन बनाना है ताकि उस स्टॉक सोल्यूशन को मल्टीपल टाइम यूज किया जा सके। तो वर्किंग सोल्यूशन जो है उसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो वो फिर हमारा सेव कर लेता है एक्चुअल सॉलिड ड्रग का भी सोल्यूशन को, और दूसरा फिर वो वर्किंग सोल्यूशन सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन होता है। वो सॉल्वेंट यानी कि जो कि ड्रग को डिसॉल्व किया हुआ सॉल्वेंट था, और वो सॉल्वेंट जिसमें कोई भी ड्रग का पार्ट नहीं था उसको उसके साथ मिक्स किया हमने। तो उसको यानी कि 10 टाइम्स और मिक्स कर दिया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रू सॉल्यूशन, प्योरली ट्रू सॉल्यूशन में आ जाती हैं। अगर वो कोलाइडल भी है तो वो ट्रू में आ जाते हैं। ट्रू होने की वजह से उसमें सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपके बफर है, मैं बफर को नहीं कह रहा, बफर में वर्किंग या कोई भी स्टॉक सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर किया जा रहा। बफर्स हैं, उसमें सॉलिड डाल के ही आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, और या फिर लिक्विड डाल के आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, तो वो आपका बफर सॉल्यूशन है। तो बफर सॉल्यूशन क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम का बनता है और क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड बहुत कम होती हैं, वेरी लीस्ट क्वांटिटीज को यूज करके आप एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम, तो वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल NaOH डालना था तो आपसे तो वो वे ही नहीं हो रहा था NaOH किसी एक बंदे के लिए। तो इतनी कम क्वांटिटी एक काफी ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर हमने ऐड करनी होती है। तो इसलिए वो पहले ही इतने डाइल्यूट होते हैं कि वो ऑलरेडी ट्रू सोल्यूशन होती हैं। उसमें तो एक छोटी सी हेजीनेस भी आपके बफर सोल्यूशन को रिजेक्ट किया जा सकता है हेजीनेस की बेस के ऊपर। तो उसमें हेजीनेस है तो वो कोलाइडल सोल्यूशन की तरफ जा रहा है या वो कोर्सर सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो वो हेजी होने की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसको तो ट्रूली
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि उसको ट्रू सोल्यूशन होना चाहिए। तो मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वर्किंग सोल्यूशन एंड सिमिलरली जो मैं आपको स्टॉक सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग के लिए है। ड्रग हमने एक सॉल्वेंट में जो कि हमारा बफर ही है उसमें डिसॉल्व की है, तो वो हमारा स्टॉक सोल्यूशन है। जब हमने उस डिसॉल्व ड्रग सॉलिड और लिक्विड वाले कॉम्बिनेशन को हमने फिर उसमें से वॉल्यूम लिया है, तो ये हमारा लिक्विड वॉल्यूम है। इसको हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो ये हमारा वर्किंग सोल्यूशन है। वर्किंग सोल्यूशन से हम फिर डाइल्यूशन बनाते हैं। तो जब हमने 1 ग्राम लिया हुआ था, फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम पर ml हमारी थी वर्किंग सोल्यूशन, मींस ये 1000 माइक्रोग्राम पर ml है। अगर मैं इसमें से 1 ml लूंगा और मैं उसको 100 ml कर लूंगा, तो वो 10 माइक्रोग्राम पर ml की डाइल्यूशन बनती है। और अगर इसमें से मैं 2 ml लूंगा, तो वो 20 माइक्रोग्राम पर ml की डाइल्यूशन बनती है। और अगर इसमें से मैं 3 लूंगा, वो 30 माइक्रोग्राम बनती है, 40 माइक्रोग्राम बनती है। ये एक सीक्वेंस है, तो इस तरह से किया जा सकता है। या उसी को हम हाफ डाइल्यूट कर लें, हाफ ले लें और हाफ दूसरा नॉर्मल सॉल्वेंट ले लें, तो हाफ डाइल्यूट हो जाएगा, वो 500 माइक्रोग्राम का सोल्यूशन बन जाएगा। फिर उसको हाफ कर लेंगे हम, तो वो 250 का बन जाएगा। फिर उसको हाफ कर लेंगे तो 125 का बन जाएगा। फिर उसको हाफ कर लेंगे तो वो आपका 66.6 माइक्रो का बन जाएगा। इस तरह उसको करेंगे हम हाफ, तो वो 33.3 का बनेगा। उसको हम हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग का बनेगा। फिर उसको हाफ करेंगे तो 8 का बनेगा। उसको हाफ बन करेंगे आप 4 का बनेगा। उसको करेंगे 2 का बनेगा। तो ये सीरियल डाइल्यूशन है जो मैंने अभी आपको बताई है। उससे पहले मैंने जो आपको बताया वो कोई एक डाइल्यूशन मेथड है कि आप 1 ml लें और उसको 100 ml कर लें, 2 लें, आप 0.1 ml लें और उसको 100 कर लें, आप 0.2 ml लें और उसको 100 कर लें, या आप 1 लें 25 कर लें। इस तरह से कोई भी मेथड आपके अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो क्या है, तो उसको फिर आप लेके उसके अंदर डाइल्यूट कर लेंगे। तो जो डाइल्यूशन का फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो आपकी डाइल्यूशन कंसंट्रेशन कहलाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है कि आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एपीआई जब डाइल्यूशन में बनाए, तो वो फाइनल कंसंट्रेशन 2 बन गई, 4 बन गई, 6 बन गई, 8 बन गई, 10 बन गई, 12, 14, 16, 18 एंड 20 कंसिडर होगी। तो अगर ये इतनी बन गई, तो फिर आप इनकी अब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे। तो अब्जॉर्बेंस मेजर करके आप उसका कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करेंगे। तो जहाँ तक हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर की है, यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर है। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम उन्हीं सॉल्यूशन से शुरू करेंगे कि अब हमने उन सॉल्यूशंस को क्या करना है, उससे हमने एक कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करना है और फिर उससे हमने यूज करना है जब आपने सैंपल जो लिया है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो जज़ाकल्लाह, मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ लिंक, तो आप दोबारा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।